स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल स्टडी विद जय हिंद पे। मैं छोटू कुमार आज आप लोगों के लिए एक नए और इम्पोर्टेंट सेशन पॉलिटी का संसद लेकर आए हैं, पार्लियामेंट, जिसमें हम संसद के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह एक जीके की नज़र से इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, जिसमें आपको एकदम आसान शब्दों में, एकदम बेसिक से लोकसभा एवं राज्यसभा को कंप्लीट किया जाएगा। देखते हैं, हम संसद को शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट आवर सेशन। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपको आशा है आपको यह सेशन पसंद आएगी। चलिए तो स्टार्ट होता है हमारा सेशन दोस्तों। संसद, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? देखिए, पार्लियामेंट के 3 अंग माने जाते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन और राष्ट्रपति एक गैर सदनीय अंग है। अर्थात राष्ट्रपति ना तो उच्च सदन का हिस्सा है और ना ही निम्न सदन का हिस्सा है दोस्तों। देखिए, अब बात आती है लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन क्या कहा जाता है? अगर हम इसके फैक्ट को देखने का पता करें तो हमें एक बात की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि भारतीय संसद में भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, कौन सी प्रणाली? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली वो कहाँ से दी गई है? भारत की संसदीय शासन प्रणाली ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। क्योंकि हम पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था, हम लोग ब्रिटेन से उधार लिए हैं। आप जरा समझिएगा, ब्रिटेन में ऐसा माना जाता था कि शुरुआती दौर में जो ब्रिटेन का निम्न सदन होता था ना, ब्रिटेन का जो निम्न सदन होता था उसको जमीन पे बैठने का प्रावधान था, जबकि उच्च सदन के लिए ऐसा कुछ चेयर वगैरह का व्यवस्था एकदम शुरुआती दौर में कर रहे हैं। तो वहीं से हमारा प्रावधान आया। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लोकसभा का कारण हम बोल सकते हैं कि इसका जो जनता चुनाती है, इसका जो प्रतिनिधि चुनाता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि चुनेगी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र तो जनता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। चलिए, तो एक कमांड फैक्ट हमारा यही निकल के आता है दोस्तों कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा एंड द सेकेंड राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गैर सदनीय अंग है दोस्तों। जबकि प्रश्न आपसे बनेगा कि उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट देखिएगा, एक नोट फैक्ट, इंपोर्टेंट बातों को इस सेशन में आपको कवर किया जाएगा। संसद का गठन किस अनुच्छेद में? संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, यहाँ 3 बातें आप देखिएगा, एक संसद, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81। इसको याद कैसे रहेंगे? हो सकता है कंफ्यूजन आपके मन में रहे, तो इसको कुछ नहीं, एक शब्द आप याद करिएगा, एक लड़की का नाम याद करिएगा, सर्रा। देखिए, सा से हो गया दोस्तों संसद अनुच्छेद 79, राज से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राज से हो जाएगा आपका लोकसभा अनुच्छेद 81। सिंपल सा याद है, आप याद होगा सर्रा अर्थात 79, 80 और 81। ध्यान से दोस्तों, संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं लोकसभा के बारे में। सबसे पहले लोकसभा क्या है, तो अगर हम इसकी विशेषता को करें तो पहले ही देखते हैं, लोकसभा संसद का जो है दोस्तों निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन। और एक दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ बातें हम आपको जो इम्पोर्टेंट बातें बताए चल रहे हैं। इसके सदस्यों का चुनाव दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा। पूरे देश का प्रतिनिधि करता है जनता द्वारा, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यही कारण है दोस्तों कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से इस संस्था को जाना जाता है।
दोस्तों लोकसभा को। इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मान लीजिए इस पॉइंट में, नोट कर लीजिए कि हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से किस सदन को जाना जाता है, तो निम्न सदन, बोले तो लोकसभा। पहली बात, लोकसभा क्या है दोस्तों, निम्न सदन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा, किसके द्वारा, जनता द्वारा। कौन विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से। इसे क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ पीपुल्स। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपुल्स। अब आते हैं हम वर्तमान समय में इसके सदस्य। देखिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि कुल 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य, जिसमें 550 सदस्य दोस्तों जनता द्वारा निर्वाचित। दो बातें याद दीजिएगा, एक देखिए आप निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत मतलब कि जिसको जनता चुनती नहीं है बल्कि वह मनोनीत किए जाते हैं, डायरेक्ट किन्हीं के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। तो 550 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अर्थात कुल सदस्य कितना हो सकता है दोस्तों, 552। कितना हो सकते हैं, 552। लेकिन वर्तमान समय में हो सकता, हमारे संविधान में आबादी जिस तरीका से बढ़ रहा है, आए दिन इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान सदस्य की तो 545। कितना है, 545। वर्तमान सदस्य लोकसभा के कितने अभी चल रहे हैं, 545, जिसमें 543 जनता द्वारा निर्वाचित। इसके द्वारा, जनता के द्वारा। और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। देखिए राष्ट्रपति जो मनोनीत करती है ना, वो एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करती है। किस समुदाय को, एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करती है। अर्थात जिसका कहीं ना कहीं एक पीढ़ी बाहर से आयो, विदेशी हो, यहाँ का मान्यता प्राप्त हो, एंग्लो इंडियन समुदाय का होता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेंट डाटा में आप जाइएगा ना, तो पता चलेगा कि ये जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के आते हैं, उनको राष्ट्रपति के इस अधिकार को 104वां संविधान संशोधन द्वारा कहीं ना कहीं इसको अभी स्टे कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इस चीज की व्यवस्था को खत्म किया गया। देखिए ये उस समय की जरूरत थी, आजादी के समय की हमारी जरूरत थी। अब ये हमारी जरूरत के रूप में नहीं है दोस्तों, अब ये वैसा हमारी जरूरत नहीं है, तो इस व्यवस्था को खत्म कर। लेकिन अभी आप समझिए कि लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगी। अभी कितने सदस्य का पूरे देश पे बांटा गया, 545। बाकी आगे देखेंगे किस आधार पे बंटवारा किया जाता है, क्या उसका प्रावधान है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमसे हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आगे देखिए एक नोट पॉइंट दिया है कि इस चीज को समझिएगा, मूल संविधान में लोकसभा के लिए कितने सीटें थी। शुरुआत में ना 550 कितनी सीटें थे, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 550 निर्धारित की गई थी। लेकिन समय को देखते हुए इसमें जिस तरीका से आबादी बढ़ा, हमारा क्षेत्र बढ़ा, दायरा बढ़ा, चलाना तो पूरे देश को, अखंड भारत को हमको चलाना है, तो 500 में नहीं संभव रहा है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि बीच में इसको 525 किया गया था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बताइएगा दोस्तों 525 से 545 कब की गई। 525 से 545 किस संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान दीजिएगा 31वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 525 से क्या कर दी गई, 545 कर दी गई। चलिए तो आगे देखते हैं अब हम कि लोकसभा की अधिकतम, इंपॉर्टेंट बात है, एकदम VVI प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। कितनी हो सकती है लोकसभा की अधिकतम संख्या, 552 हो सकती है लोकसभा की अधिकतम संख्या 552। आगे देखते हैं राज्यों में लोकसभा सीटों का बंटवारा। जो हमारा विभिन्न राज्य में, आप जाने कि भारत को, पूरे भारत को कहीं ना कहीं 543 क्षेत्र में बांटा गया अभी निर्वाचित क्षेत्र से। कितने क्षेत्रों में, 543 क्षेत्र में। तो इसका बंटवारा किस आधार पर किया गया है, तो एक बात जानिएगा, प्रश्न ये भी बनता है कि इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है। तो देखिए राज्यों में लोकसभा सीटों का जो बंटवारा होता है वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया। किस आधार पर किया गया है, तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। राज्यों में लोकसभा सीटों का बंटवारा, राज्यों में लोकसभा सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर, जनसंख्या, यही इसका आधार बनता है दोस्तों कि जिस राज्य में जितना ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ उतना ज़्यादा लोकसभा सीट मिलेगी। इस लिहाज से अगर हम समझने का प्रयास करें तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है वह किस राज्य को चली जाएगी, तो यूपी। यूपी का जनसंख्या आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा,
यूपी के बाद हमारा आता है, देखिए सबसे पहले आपका आता है यूपी, एंड 10 सेकेंड में आपको नजर मिलेगा महाराष्ट्र, और उसके बाद हमारा बिहार, उसके बाद हमारा कौन सा राज्य नजर आता है, बिहार। तो अब यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आपको यूपी में मिलेगी, यूपी में 80 सीट, कितना सीट, 80। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80। उसके बाद बिहार में 40, लेकिन बीच में देखिए महाराष्ट्र यहाँ छूट गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में अगर आपसे प्रश्न करें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 48। महाराष्ट्र में कितनी है, 48। बिहार में कितनी है, 40। और यूपी में सबसे ज्यादा दोस्तों 80। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48, और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, भारत का प्रमुख लोकसभा क्षेत्र, ये जो लोकसभा क्षेत्र में भारत को बांटा गया है, उसमें भारत का प्रमुख लोकसभा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें हम, वही पॉइंट को व्यू किया गया है एग्जाम के नज़र से, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से ना भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बाहरी दिल्ली। दिल्ली में एक बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र आता है दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस जब सबसे ज़्यादा वोटर है, सबसे ज़्यादा मतदाता वहाँ है। आगे देखते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हुए तो समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट साइड में अगर हम उसी साइड में फिर से रहते हैं तो साइड हमारा देखिए चेंज हो गया दोस्तों। हाँ, हम लोग थे सीटों का बंटवारा में 21 आधार पे क्या बांटा गया है, आप जरा समझिएगा कि अगर हाँ जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, जबकि जनसंख्या की ही दृष्टि से ना सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप होगा। सबसे बड़ा बाहरी दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा बाहरी दिल्ली और छोटा लक्षद्वीप। आगे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया, जो जगह के हिसाब से अगर हम मारें तो किसी छोटा एरिया है, कोई बड़ा एरिया है, इस हिसाब से ना सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका लद्दाख चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लद्दाख। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक। चांदनी चौक ये भी दोस्तों आपको दिल्ली में ही नजर आएगा। इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा बाहरी दिल्ली और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे छोटा यहाँ चांदनी चौक दिल्ली आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बहुत बार पूछता है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष, 6 वर्ष। एक चीज और जान लीजिए, हम यहाँ एक बात आपको करते हैं, अमेरिका में भी है संसद, वहाँ भी लोकसभा राज्यसभा। अगर अमेरिका के लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाएगा ने, तो आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष है दोस्तों, 5 ईयर्स, मिस प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। अमेरिका में यही चीज चला जाता है 4 वर्ष। कितना वर्ष, 4 वर्ष, ध्यान देना। अमेरिका में अगर हम पहले बात करें कि देखिएगा दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, किसका कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का है, तो 5 वर्ष का। कितना वर्ष का, 5 वर्ष का भारत में होता है। आगे देखते हैं नोट पॉइंट कि सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष थी, 5 वर्ष। शुरुआत में जिस समय हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ आम लोकसभा का चुनाव हुआ था, 5 वर्ष थी, लेकिन समय समय पर संशोधन हुआ। यहाँ देखिएगा 2 इम्पोर्टेंट संशोधन, भारतीय संविधान का 2 इम्पोर्टेंट संशोधन, एक दोस्तों 42वां संविधान संशोधन और दूसरा 44वां। एक 42वां संविधान संशोधन और दूसरा 44वां। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन अभी हम तो पढ़े कि अभी भी 5 वर्ष है, तो फिर तो कभी घटाया गया, तो इसको पुनः से घटाया गया दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा पुनः जो 6 वर्ष था उसको कर दिया गया 6 वर्ष से घटाकर फिर से कर दिया गया 5 वर्ष। पुनः कितने वर्ष कर दी गई, 5 वर्ष। देखिए 42वां से 5 से 6 हुआ, 44वां से 6 से पुनः 5 हो गया दोस्तों, अर्थात अभी हमारा 5 वर्ष ही आएगा। 2 बातें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहे हैं
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा दोस्तों कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब की गई थी? तो की गई थी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कब की गई थी? बताइए दोस्तों कमेंट में आप लोग, इसका जवाब क्या होगा ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अधिकारी के रूप में जिसे उसमें क्या कैसे होते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि लोकसभा के लिए जो चुने जाने वाले उम्मीदवार होते हैं, जिनको जनता अपने वोट से चुनती है, उसको कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं दोस्तों? सांसद या संसद सदस्य। क्या कहा जाता है? संसद सदस्य। एमपी सुनते होंगे, हमारे एमपी साहब यूज होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सदस्य। संसद के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का सदस्य। चुनाव कौन करता है? लोकसभा का सदस्य। लेकिन चलिए जिससे ही नेक्स्ट आइएगा, आपको एकदम VVI क्वेश्चन नजर आएगा कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों हमारे राष्ट्रपति साहब, महामहिम जो है हमारे राष्ट्रपति साहब। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसके सदस्यों का चुनाव, उनके अध्यक्ष का चुनाव करता है दोस्तों उनका सदस्य, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंपोर्टेंट फैक्ट, एग्जाम व्यू की नज़र से आपका इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की नज़र से इंपोर्टेंट फैक्ट को यहाँ कवर किया गया है। देखिएगा, पहला बात देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? देखिए, श्री जीवी मावरंकर। श्री जीवी, जीवी का मतलब गणेश वासुदेव, जीवी का मतलब दोस्तों गणेश वासुदेव मावरंकर। क्या इनका पूरा नाम था? तो गणेश वासुदेव मावरंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावरंकर। आइए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, देखिए एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंगर। श्री एम अनंत शयनम अयंगर। अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावरंकर, उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंकर। प्रथम महिला, ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। इनके नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, इनका नाम ही मीरा कुमार है। ये महिला अध्यक्ष लोकसभा के, लेकिन नाम इनका मीरा कुमार है। ये आपका बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से चुनाई थी। बिहार के जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की सांसद बनी थी, वहाँ की MP बनी थी दोस्तों, सासाराम लोकसभा क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी एकदम अगर हम बात 2023 की करें दोस्तों, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। क्या नाम है उनका? ओम बिरला जी। अभी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में अभी इनका पद रिक्त रखा गया है, अभी लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं रखा गया। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावरंकर, प्रथम उपाध्यक्ष श्री एम अनंत शयनम अयंकर, प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार, और लोकसभा के वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, और वर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष अभी कोई नहीं है, पद रिक्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आशा है हम आपको जो लोकसभा तक की चीज़ों को बताएं वो अच्छा से कंप्लीट हो गई होगी। अब हम अपने जो हमारा उच्च सदन है, भारतीय संविधान का उच्च सदन राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन कैसा सदन होता है? उच्च सदन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसके पीछे का कई कारण है, क्योंकि इसे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, इसके सदस्यों को जनता का अप्रत्यक्ष चुनता है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि चुनता है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक अस्थाई सदन, कैसा सदन है? अस्थाई सदन, मतलब यह एक परमानेंट सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है दोस्तों, लोकसभा को अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी, किन्हीं के द्वारा। प्रश्न कभी पूछ देता है कि बताइए राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? 2 वर्षों पर, 4 वर्षों पर? इसका उत्तर होगा कभी नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि समझिएगा, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा? सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा, और जिसमें राज्यों के विधानसभा के सदस्य कौन भाग लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट बात,
राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन विधि? अप्रत्यक्ष मतदान विधि और राज्यों के विधानसभा के सदस्य। अप्रत्यक्ष मतदान विधि और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब अगर हम देखने का प्रयास करें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, कौन सा व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य का बनने की योग्यता रखता है? सबसे पहली बात, कोई भी योग्यता है तो वह भारत का नागरिक क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तब तो वह भारत में शासन के लायक राज्यसभा का सदस्य बनेगा। इंपोर्टेंट बात, जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, मुख्यमंत्री भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। इंपोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। आगे, वह राव के किसी अन्य पद पर ना हो। वह राव के किसी अन्य पद पर, देखिए नेता राव का कोई पद नहीं, बाकी इसके अलावा वह किसी सर्विस में राव के अन्य पद पर ना हो। और हाँ, चौथी बात है वह मानसिक, ये सब तो कॉमन, ये सब आप स्वयं भी कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे भारत का नागरिक हो, राव के किसी अन्य पद पर ना हो और मानसिक रूप से बीमार ना हो, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एक बात ध्यान रखिएगा, उनके लोग राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे देखते हैं हम, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सदस्य था, अगर यहाँ बात करते हैं लोकसभा, हमारा जो निम्न सदन है, तो लोकसभा, इसे भी याद रखिएगा। देखिए इसका कार्यकाल कम है दोस्तों, 5 वर्ष। निम्न सदन है तो 5 वर्ष और उच्च सदन है तो 6 वर्ष। उच्च सदन है तो 6 वर्ष, अगर निम्न सदन रहता तो 5 वर्ष। लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वो तो अस्थायी था हमारा लोकसभा, लेकिन ये राज्यसभा अस्थायी नहीं, राज्यसभा हमारा स्थायी है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितना सदस्य? 1/3 सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, वह प्रत्येक 2 वर्ष पर पूरा होता जाता है। मतलब इसमें नियम क्या है ना कि अगर आप 6 व्यक्ति से, कल्पना करिए 6 व्यक्ति तभी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उसमें 1/3, कितना? 1/3, अर्थात जो 1/3 सदस्य होंगे वह 2 वर्ष पे खत्म हो जाएंगे और 2 वर्ष पे कोई दूसरा आ जाएंगे। मतलब इस तरीका से इसमें कभी घटेंगे ही नहीं, या एक अस्थायी परमानेंटरी चलते रह जाएगा दोस्तों। यही कारण यह एक अस्थायी सदन भी है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। इसमें राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको चुनना नहीं आता है, बल्कि उपराष्ट्रपति होता है, इसको नियुक्त किया जाता है अलग से। उपराष्ट्रपति रियल में उसी के लिए बनाए ही जाते हैं ताकि राज्यसभा का संचालन कर सके उपराष्ट्रपति। यार इसके बारे में एक बात आप जान लीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति होता है, नेतृत्व करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट एग्जाम ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सोचिए भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के प्रथम सभापति हो गए। ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखते हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपसभापति दोस्तों तो श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, तो आप सोचिए कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी कौन है? तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और अभी उपसभापति कौन है राज्यसभा के वर्तमान में? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह अभी जो है हमारे उपसभापति हुए दोस्तों। चलिए एक बार रिपीट करिए इस इंपोर्टेंट फैक्ट को। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, और अभी वर्तमान में सभापति जगदीप धनखड़, वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब आइए राज्यसभा का सदस्य। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे लोकसभा का सदस्य का बंटवारा किया गया था जनसंख्या के आधार पे, इसका भी बंटवारा सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। जैसे राज्यसभा का कुल सदस्य 250 होते हैं, कुल हो सकते हैं कितने? 250। हालांकि वर्तमान में भी 245 चल रहे हैं, 250 में भी नहीं, इसमें भी वही व्यवस्था है। 238 जनता द्वारा निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वही एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 12 सदस्य होते हैं उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? हमारे महामना जी मनोनीत करते हैं, इन्हें मनोनीत करते हैं। अब जरा देखिएगा, अब अगर हम बात को समझने का प्रयास करें, अभी कितना चल रहा है? 245।
और अभी का जो 245 है उसमें राष्ट्रपति जनता द्वारा चयनित कितने हैं, 233, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हैं, 12 सदस्य हैं। इसमें राष्ट्रपति जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अंबर होते हैं उनको मनोनीत कर सकते हैं, उनकी नजर में सही होनी चाहिए। आगे राज्यों में लोकसभा सीटों का, सबसे पहली बात तो यहाँ हम लोग राज्यसभा देख रहे हैं, लोकसभा नहीं होगी दोस्तों। राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, मिस प्रिंट, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। चलिए तो देखते हैं भारत के राज्यों में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा राज्यों की पहले डिस्कस किए। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर की जाती है, किस आधार पर की जाती है, जनसंख्या के आधार पर। आगे राज्यों की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में, कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगी। और वो भी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, तो 31 सीटें। नहीं देखिए, लोकसभा था तो 80 और उसी का आधा हमारा बिहार में था 40। अब आते हैं हम राज्यसभा के, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ 31, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे बिहार में दोस्तों तो आप 16, उसका आधा तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट आधा। देखिए अगर हम बात करें लोकसभा की, बात वही चीज घूम फिर के आ रहा है। लोकसभा के सर्वाधिक सीट यूपी में था कितना, तो 80। अगर हम बात करते बिहार में तो कितना, तो हमारा 40 था दोस्तों। तो सेम यहाँ भी तो आपको वही देखने को मिल गया कि राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में 31 और बिहार में कितना, 16। चलिए दोस्तों, अगर हम सिंपल और आसान शब्दों में जो हमारा लोकसभा राज्यसभा पर स्पेशल सेशन रहा वो समाप्त हुआ। बाकी आगे हम इसका MCQ और इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एक एक करके सारे टॉपिक पर एकदम आसान शब्दों में आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए, जय हिंद के साथ बने रहने के लिए। इसका पार्ट 2 जल्द आपको अपलोड किया जाएगा आपके चैनल पे। अगर नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों कैसा लगा सेशन हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, हमें आप सेशन के बारे में इसका रिव्यू दीजिए। इस तरीका का सेशन रहा, इस तरह हम आपको सभी टॉपिकों पर एक विशेष निचोड़ एकदम आसान शब्दों में प्रस्तुत करेंगे जो आपको सभी एग्जामों में, अभी हाल फिलहाल के जो भी एग्जामें हैं सभी में आपको देखने को मिल सकती है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका अपलोड कर दिया जाएगा, बहुत ही जल्द आएगी, इंतजार रहेगा हमें भी और आपको भी इंतजार रहेगा। चल